हेलो एवरीवन। कैसे हो दोस्तों आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सारे जने ठीक ठाक हो। सर इच्छुआ ठीक मेरे भाई। मैं रोहित वर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे और इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। सभी बच्चे जो हैं वो जुड़ जाइएगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आवाज़ वगैरह देख लीजिए क्लियर है, आवाज़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। देन इसके सिवा अगर आप बच्चे हमारे ग्रुप्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, टेलीग्राम ग्रुप हो गया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे ये क्लास हो रही है, इन क्लासेस की पीडीएफ जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप पेड कंटेंट चाहते हैं तो उसका भी नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्लियर। तो आज की स्टार्ट करते हैं क्लास मेरे भाई जल्दी से लास्ट क्लास के क्वेश्चंस के साथ, जो कि आपकी रिवीजन का भी, जिससे पता चल जाएगा कि रिवीजन जो है वो आप कर रहे हो अच्छे से कि नहीं। है ना। बढ़िया। जल्दी से शेयर वगैरह कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ क्लास को। और जो कुछ नए बच्चे जुड़ेंगे हमारी क्लास में, और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं नोटिफिकेशन नहीं आता, पता नहीं चलता, उन बच्चों को कहूँगा कि सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। और एक बेल आइकन होता है, उसे भी प्रेस कर लेना, दबा लेना। देन आपको जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेगा क्लास का। क्लियर यहाँ तक। चलिए, कोई डाउट कोई क्वेरी कुछ बच जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना कमेंट करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा लास्ट क्लास का, कि गवर्नर बनने के लिए जो है हमें कम से कम कितनी आयु चाहिए होती है। अगर हमें गवर्नर बनना है तो उसके लिए हमारी उम्र जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो इसका आंसर रहेगा 35 ईयर्स, 35 साल की आयु होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि फुटबॉल का जो गोल वाला एरिया होता है, जहां पर गोल किया जाता है, उसका एरिया बताएंगे, उसका मेजरमेंट कितना होता है। ये यार्ड्स में मैंने बताया था आपको कि कितने यार्ड्स, कदम कितने कदम का होता है। तो 6 × 20 यार्ड्स कितना होता है। एक मिनट, दूसरे पेन से लिखता हूँ ना, ये इजीली आपको ताकि दिख जाएगा। 35 ईयर्स होनी चाहिए, 6 × 20 यार्ड्स होना चाहिए। फिर थे एलोरा एंड एलिफेंटिया। ठीक है, ये पूछा गया था कि किस टाइम पीरियड से या कौन से डायनेस्टी से ये बिलोंग करते हैं। तो आंसर था हमारा, आप देख लेना, इन 5 में से आपको कम से कम 4 क्वेश्चंस जो है वो आने ही चाहिए। कम से कम बोल रहा हूँ, ठीक है, 5 में से कम 4 क्वेश्चन तो आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो मतलब रिवीजन कर लो मेरे भाई, अभी भी टाइम है थोड़ा। तो राष्ट्रकूटास, राष्ट्रकूट जो है वो आंसर रहेगा। देन आपको बायोग्राफीज बढ़ा रहा था, जिसमें कि युवराज सिंह की थी टेस्ट ऑफ माय लाइफ, फिर सचिन की थी प्लेइंग इट माय वे, कपिल देव की थी स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ठीक है। एंड देन एक और व्यक्ति थे जिनका बताया था मैंने आपको, 281 एंड बियॉन्ड्स करके जो है वह किनकी है। तो वीवीएस लक्ष्मण क्या रहेगा, वीवीएस लक्ष्मण जो है आंसर रहेगा। एंड द लास्ट रिवीजन क्वेश्चन, कि सत्य शोधक समाज जो है ये किसके द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन जो है ये किसके द्वारा बनाई गई है। सत्य शोधक समाज की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसके द्वारा बनाई गई है। आंसर देंगे जल्दी से। क्या आवाज वगैरह में कोई प्रॉब्लम है, आवाज सही नहीं आ रहा है। बहुत कम बच्चे जो हैं वो आज जुड़े हैं, क्यों, कोई इशू है क्लास में, जब नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है। चलिए ठीक है ठीक है। हाँ, तो ज्योतिबा फूले, ठीक है, ज्योतिबा या ज्योतिराव फूले। चलिए, तो ये थे हमारे रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चंस। तो बढ़ते हैं आज की क्लास के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, डैश इज द रेट विच हैज गॉट टू बी पेड टू वर्कर इरिस्पेक्टिव ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द इंडस्ट्री टू पे। अगर किसी कंपनी में आप बच्चे, मान लीजिए कि मैं काम कर रहा हूं, मैं एक वर्कर हूं, ठीक है, मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूं और वो कंपनी मुझे मिनिमम वेजेस दे रही है। ठीक है, वो कंपनी मुझे मिनिमम वेजेस दे रही है, अपनी कंपनी का प्रॉफिट देखे बिना या कुछ भी चीज़ें देखे बिना, कि बोलेगी कि हाँ इसको इतनी सैलरी जो है वो देनी ही देनी है कम से कम। ठीक है, तो उस वेज को जो है वो क्या कहते हैं, जो कंपनी अपनी कैपेसिटी देखे बिना देती है। ठीक है, तो उसे कहते हैं मिनिमम वेजेस। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी एक लिविंग वेज के ऊपर पूछा जाता है कि लिविंग वेज किसे कहा जाता है। लिविंग वेजेस जो है, वेजेस होता है तनख्वाह, सैलरी, भत्ता,
ठीक है, आप जो भी आप बोलना चाहेंगे वो बोल सकते हैं। तो लिविंग वेज में क्या होता है कि एक उतना अमाउंट होता है जिससे आप अपना नॉर्मल लाइफ का स्टैंडर्ड जो है वो आप मेंटेन करके रख सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे कि मैं सीधा मर्सिडीज खरीद लूंगा, लिविंग वेजेस में वो नहीं होगी। मतलब हाँ, कि नॉर्मल जो है जैसे ऑल्टो हो गया, बेसिक गाड़ियां जो होती हैं वो आप ले सकते हैं, वो होता है लिविंग वेज। ठीक है, नेक्स्ट। बाकी ये आपको पीडीएफ जो है मेरे भाई टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लेना। क्लियर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि फुली ऑपरेशनल स्वयं ड्रोन सिस्टम जो है ये एक कंट्री के द्वारा कंट्री को मिला है, ठीक है, वर्ल्ड का फर्स्ट, वो किसके पास है? किस देश को दुनिया का पहला पूरी तरह से संचालित स्वयं ड्रोन सिस्टम मिला है? इंडिया को, यूएसए को, रशिया को, या फिर इजराइल को? याद रखेंगे कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी रहते हैं, वो भी मैं इसी में कवर कर लेता हूं, ये चीज का ध्यान रख लेना। ठीक है, बढ़िया। तो क्या आंसर रहेगा मेरे भाई? यूएसए। बढ़िया, यूएसए के साथ जा रहे हो, अमेरिका वालों के साथ है। क्यों, अपने इंडिया पे विश्वास नहीं है आपको? है तो भारत बोले तो इंडिया, ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंडिया जो है इसके पास है ये स्वयं करके पूरा ड्रोन सिस्टम फुली ऑपरेशनल जो है वो फर्स्ट वाला इसी के पास आया है। क्लियर। चलिए, न्यू स्पेस रिसर्च कंपनी जो है इसके द्वारा जो है ये ड्रोन सिस्टम इंडिया को दिया गया है, इंडियन आर्मी को स्पेशली आप कहें तो। ठीक है, तो फरवरी 2023 में जो है ये हैंड ओवर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किलिंग ऑफ अ गर्ल इन नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड हैज बीन इंक्लूडेड इन विच फ्लैगशिप स्कीम? नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड, ठीक है, इसके अंदर एक स्कीम आई है, फ्लैगशिप स्कीम है, जिसमें कि गर्ल्स की स्किल्स के रिलेटेड बात की जा रही है, जो उनको आप कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट के रिलेटेड हो गया, ठीक है, या इक्वेलिटी हो गया, इस तरह से मतलब गर्ल्स का ओवरऑल इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, उसमें तो वह कौन सी स्कीम है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, पोषण अभियान है, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना है, या फिर राष्ट्रीय महिला कोष योजना है? बहुत बढ़िया, ये बहुत ही फेमस है ये स्कीम जो है। ठीक है, आप सभी ने ऑलमोस्ट कह सकता हूं कि आप सभी बच्चों ने जो है वो नाम तो इस स्कीम का सुना ही होगा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ बच्चे दिख रहे हैं, ठीक है, नहीं, बट ऑप्शन नंबर ए बोले तो एकदम सही हो जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज द राइट आंसर। ठीक है, ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्कीम जो है ये उसके अंडर आती है, एनटीएल के अंडर। क्लियर। ये गवर्नमेंट के द्वारा जो इनिशिएटिव है ये कब लॉन्च किया था? तो याद रखेंगे मेरे भाई 2015 में ये इनिशिएटिव जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। कब? 2015 के द्वारा। जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स रहती है ना गवर्नमेंट की, वो पूछी जाती हैं, डजंट मैटर कि वो 2010 की है 2012 की है, मोस्टली अगर स्कीम्स पूछी जाएंगी तो मेरे भाई याद रखो कि वो पूछी जाएंगी 2015 की और 16 की, क्योंकि तब नई गवर्नमेंट उस टाइम पे बनी थी। ठीक है, बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी, तो उस टाइम मोस्टली स्कीम्स जो ऐसा होता है ना कि शुरुआती तौर पे जब कोई एंट्री लेता है तो बंदा वो बड़े बड़े चीज़ें करके दिखाता है ये वो। ठीक है, तो वैसे ही उस टाइम पे इन्होंने बड़ी सारी स्कीम्स जो है वो लॉन्च की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड बाय द प्रेजेंट जनरेशन। सीधी बात बोलूं मैं, अगर आपको क्वेश्चन पढ़े बिना, तो आप बस इतना सा बताइए मेरे भाई कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, जो मान लीजिए पानी है, हवा वायु कुछ भी है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, ग्लेशियर्स हो गए, कोई चीज़ें भी होगी, मतलब कि अभी जो जनरेशन चल रही है, जैसे अभी हमारी जनरेशन है, हम उनको इस तरह से इस्तेमाल करें, ठीक है, ताकि जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जब आपकी शादियां हो जाएंगी, आपके बच्चे होंगे, फिर वो जनरेशन जो चलेगी वह जनरेशन भी उस चीज़ को यूज़ कर सके। तो उसे हम क्या कहते हैं? आप सभी ने ना एक वो देखी होगी, वो एक रील देखी होगी, पिघल जाने दो इन ग्लेशियर्स को और डूब जाने दो इन बच्चों को। ठीक है, वहाँ वो भी एक क्वेश्चन बनता है वहाँ से भी। वो होता ना कि अगर छोटे बच्चे कोई ऊट पटांग हरकत कर रहे होते हैं तो फिर वो एक रिपोर्टर आ जाता है, बोलता है पिघल जाने दो ग्लेशियर्स को और डूब जाने दो इन बच्चों को, इनके लिए हम ग्लेशियर्स बचाएंगे।
है ना। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि उन ग्लेशियर्स को हमें बचाना है आने वाले कल के लिए, उन बच्चों के लिए, ठीक है। तो उसे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या कहा जाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो कहा जाता है। बच्चे चाहे कुछ भी करें पर हमें फिर भी जो है ग्लेशियर्स जो है उनके लिए बचाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें एकदम सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। नेक्स्ट, आगे का क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। अ डैश इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट विच आर केमिकली कंबाइंड। केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है कि अगर हम दो, ठीक है, दो या फिर दो से ज्यादा कंपाउंड्स को एक साथ मिला देते हैं तो उसे क्या कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, इजी आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। सुनो, ध्यान से सुन लो पहले क्वेश्चन, गलती मत करो मेरे भाई। क्वेश्चन में सिंपल इतना सा बोला गया है कि अगर हम दो या फिर दो से अधिक एलिमेंट्स को आपस में मिला देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं। मैटर जो बच्चे बोल रहे हैं, सुनो मेरी बात, मैटर कैसे हो जाएगा? मैटर तो सिंपली एक सब्सटेंस होगा, ठीक है। मैटर एक सिंपली सब्सटेंस होगा। मैटर आप पार्टिकल कह लीजिए जिसमें कि फिजिकल स्पेस होगी और उसमें इनर्शिया होगा, दैट इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। फिजिकल स्पेस एंड हैज इनर्शिया, ठीक है। ये चीजें होंगी तो वह मैटर होगा, ठीक है। अगर आप बात कर रहे हैं जो सब्सटेंस भी बोल रहे हैं, सब्सटेंस सुनो, सब्सटेंस भी एक मैटर है, ठीक है, जिसका स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन है और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज हैं उसकी, ये आ गया। अब देखो गैस है, गैस तो दूर दूर की बात रही कि गैस दो एलिमेंट का मिलाना ये वो गैस में तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो कंपाउंड जो एक ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर सी, कंपाउंड इज द राइट आंसर। जब भी हम दो या दो से अधिक मेटल्स को, और मेटल बोल रहा हूँ, एलिमेंट्स को आपस में मिला देते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई याद रखना, अब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा। Compound is the right answer when two or more different type of elements are chemically mixed in a specific ratio that result substance is called compound। जब हम किन्हीं दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को केमिकली मिक्स करते हैं एक स्पेसिफिक रेशो के साथ तो उसका जो रिजल्ट निकल के आता है सब्सटेंस का, तो उसे हम जो है कंपाउंड कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी क्वेश्चन में मेरे किसी भाई को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन समझ ना आए, कुछ भी आपको लगता है प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज में, तो आप बेझिझक बता देना, पूछ लेना, ठीक है। बात की गई है यहाँ पे SEBI जो कि एक स्टॉक मार्केट के रिलेटेड का काम है। पूछा गया है फरवरी 2023 में, ठीक है, कौन सी सेबी रजिस्टर्ड कंपनी जो है वो सामने आई है जिसे ग्रीन लाइट दिखा दी है। ग्रीन लाइट मतलब कि हाँ पार हो तुम, सिग्नल पे होता ना, रेड लाइट है तो रुक जाओ, येलो लाइट है तो इर्द गिर्द देखो और जाओ, ग्रीन लाइट है तो जाओ। तो वैसे ही हरी झंडी जो है वो किसे दिखाई गई है इसमें से? नेशनल स्टॉक्स को, इंडियन इंटरनेशनल को, कैलकाटा स्टॉक्स को, या फिर मैंगलोर स्टॉक्स को? बढ़िया, आने देंगे आंसर। तो कब रेट चल रही है मुझे लग रहा है सभी की, ठीक है। करंट्स देखो मेरे भाई, जिन बच्चों को करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, ये करंट का तो नहीं है बट फिर भी बता रहा हूँ, जिनको करंट्स में प्रॉब्लम आ रही है मेरे भाई, लिंक दिया हुआ है एक नीचे, उस पर मैं डेली करंट अफेयर डालता हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल है, डेली करंट अफेयर्स आते हैं उस पर, उसको ज्वाइन कर लो। 1 रुपया भी आपका नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री है, कुछ नहीं लगेगा आपका, बस आपको 10 मिनट लगेंगे आपको बस एक बार स्क्रॉल करके पढ़ने में, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। उसको ज्वाइन कर लो यार, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ठीक है। ए या फिर डी? नहीं, ए होगा सिर्फ और सिर्फ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है इसे हरी झंडी दिख गई है, ठीक है, NSE। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बात की गई है यहाँ पे हमारे राष्ट्रपति के इलेक्शन की, ध्यान से सुनिएगा। तो जो राष्ट्रपति के इलेक्शन होते हैं ये डायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं होते, ठीक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन होंगे ये डायरेक्ट होते हैं, बट प्रेसिडेंट के जो है ये डायरेक्ट नहीं होते। अब इन्होंने पूछा है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा वाला एक ऑप्शन है, कौन से वाले मेंबर्स हैं जिनका इसमें रोल नहीं होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। पहला बोला गया है कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा,
ठीक है, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, ये तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है बंदे ये, ठीक है, यही तो पूरे देश को चलाएंगे। फिर बोला गया है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट। लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल में फर्क ध्यान रखेंगे। काउंसिल जो है वो ओनली 6 स्टेट में है। कितने राज्यों में है? 6 स्टेट्स में है, ठीक है। और असेंबली जो है ये हर एक स्टेट में है, तो इसे भी हम होल्ड करते हैं। देन इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, जो राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर होंगे उनके द्वारा, ठीक है। तो लोकसभा के मेंबर भी एनरोल करेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली वाले भी करेंगे और राज्यसभा के भी करेंगे। अगर कोई नहीं करेगा तो वो कौन नहीं करेगा? लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो एनरोल उसमें नहीं करेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो केवल और केवल 6 राज्यों में है, 6 स्टेट्स में है। नहीं, स्टेट असेंबली का नहीं हो सकता, नहीं नहीं, स्टेट असेंबली होगा, काउंसिल नहीं होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल का नहीं होगा, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का नहीं होगा। मैंने आपको इसके रिलेटेड एक छोटी सी ट्रिक बताई थी मेरे भाई, याद है बच्चों आपको? ठीक है, तो कंबत करके एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स याद करने के लिए। के से कर्नाटक, ठीक है, यू से उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, देन ए से आंध्र प्रदेश और ती से तेलंगाना। कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ये 6 स्टेट्स हैं यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। दैट्स इट, बाकी इसके सिवा और कोई स्टेट में नहीं है, ठीक है। बढ़िया, आगे ये आंसर्स हैं, ये आपको पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। Which was the first state of India to introduce the midday meal scheme? मिड डे मील स्कीम होती है ना, मोस्टली ये गवर्नमेंट स्कूल्स में चलती है। उसमें क्या होता है कि दोपहर का खाना जो है वो बच्चों को दिया जाता है, ठीक है, दोपहर का खाना बच्चों को दिया जाता है, लंच, लंच आप बेसिकली कहें तो ये जो स्कीम है मिड डे मील स्कीम बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बट ये किसके द्वारा, सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया जिसके द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया है मिड डे मील स्कीम, ठीक है। तो किसके द्वारा किया गया है मेरे भाई, बताएंगे जल्दी से? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आंसर ऑप्शंस आपके सामने। तमिलनाडु कि केरला? क्या लग रहा है, केरला मोस्टली डेवलप्ड है, महाराष्ट्र न्यूट्री ते छोले भाई उतना भी काफ़ी होता है यार, बहुत सारे लोग हैं जो जूझ रहे हैं उन चीज़ों से कि जिनको एक टाइम का खाना नसीब होना मुश्किल है। तो ये मैं तो कहता हूँ कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, तमिलनाडु जो है वो इसका आंसर रहेगा, ठीक है। महाराष्ट्र नहीं रहेगा, तमिलनाडु इज द राइट आंसर। तमिलनाडु का आपको एक और क्वेश्चन याद करवा दूं, मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट है ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, ये भी याद रख लेना, बोलना मत इसको। आगे आगे आगे, तमिलनाडु के द्वारा किया गया है 1963 में किया गया था और चीफ मिनिस्टर के कामाराज के द्वारा किया गया। सोचो ये चीज़ जो है ये 1963 में की गई थी। इन व्यक्ति के कामाराज की सोच देखो उस टाइम पे कैसी रही होगी, और इन एक्चुअल में ये चीज़ आ जाके इम्प्लीमेंट हो रही है अभी 20th सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में, ठीक है। और सोचो इन्होंने 20th सेंचुरी में ही ये चीज़ लगा दी हुई थी। बहुत बढ़िया यार, गजब। तो तमिलनाडु इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई कि पाइका एक ट्रेडिशनल डांस है, ठीक है। पाइका एक ट्रेडिशनल डांस है, पूछा गया है कि वह किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड, झारखंड, सिक्किम या फिर मध्य प्रदेश? उत्तराखंड, झारखंड, सिक्किम या फिर मध्य प्रदेश, 4 धाम जो हैं वो कहाँ पर हैं? अगर क्वेश्चन आए कि 4 धाम कहाँ पर हैं तो क्या आंसर रहेगा आपका ऑप्शंस में से? किसके साथ जा रहे हो? मैं तो जा रहा हूं भाई मध्य प्रदेश के साथ, तुम बताओ किसके साथ जाओगे? मैं जाऊंगा मध्य प्रदेश के साथ क्योंकि मेरे को इंदौर घूमना है। तुम बच्चे जाओगे ऑप्शन नंबर सी के साथ और ऑप्शन नंबर ए के साथ, है? आंसर देखो मेरे भाई, सुनो मेरी एक बात, आंसर्स जो है, आंसर दिखने लिखने में आपको कुछ नहीं होगा। तुम एक एक दो दो घंटा व्हाट्सएप पे चैटिंग कर सकते हो, उसमें अगर तुम्हें कुछ नहीं होता तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है ना।
आने दीजिए, आने दीजिए। चलिए, तो झारखंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी वाले जो आए हैं गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये डांस जो है मेनली मुंडा कम्युनिटी जो है उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। एक क्वेश्चन बनता है कि हीरो ऑफ मुंडा ट्राइब जो है वो कौन सा है। ठीक है, हीरो ऑफ नहीं नहीं, हीरो ऑफ मुंडा ट्राइब करके एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो वह किसे कहा जाता है मुंडा ट्राइब का हीरो। द डांस फ्रॉम रिप्रेजेंटेड द ग्रेट वॉर ऑफ द मुंडा कम्युनिटी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। बिरसा मुंडा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बिरसा मुंडा जो है इसे कहा जाता है हीरो ऑफ मुंडा ट्राइब। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स के रिलेटेड जब ये उनके अगेंस्ट जो लड़ाई वगैरह हुई थी तो उसमें बिरसा मुंडा का बहुत मेन रोल था, रिवॉल्ट के रिलेटेड, स्पेशली इनकी ट्राइब का जो था। क्लियर, तो झारखंड इसमें सही आंसर रखना, मध्य प्रदेश मत पकड़ के लेना कि सर ने मध्य प्रदेश बोला था तो। ऐसे ही हंस देता हूं मैं, पागल हूं ना थोड़ा सा, इसलिए हंस देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। मेंस सिंगल टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन कप 2023 जो है वो दिए गए ऑप्शंस में से किसके द्वारा जीता गया था। हु अमंग द फॉलोइंग वॉन मेंस सिंगल टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2023। ठीक है, सिंगल टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया कप जो है वो किसके द्वारा जीता गया था। मैं जा रहा हूं ऑप्शन नंबर सी के साथ इस बार। अब बताओ मेरे साथ कौन कौन आएगा इस बार। मेरा है ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया, गजब। तो ऑप्शन नंबर सी ही इस बार सही है, और वो भी पूरे 100%, 100% सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नोवक के द्वारा जो है ऑस्ट्रेलियन मैन जो कप है 2023 का वो जीता गया है। बात करेंगे 11th क्वेश्चन की। इन विच ईयर द ऑस्कर अवार्ड्स वर स्टार्टेड। ऑस्कर अवार्ड जो है वो किस वर्ष में स्टार्ट हुए थे। ऑस्कर अवार्ड किस वर्ष में स्टार्ट हुए थे। 1900, 1929, 35 या फिर 50। कब हुए थे। एंड फर्स्ट इंडियन का नाम बताएंगे। ठीक है, फर्स्ट इंडियन जिनको ऑस्कर रिसीव हुआ था। फर्स्ट इंडियन जिन्होंने ऑस्कर रिसीव किया था 1992 में किया था। बढ़िया। तो 1992 में सत्यजीत रे जो हैं, ठीक है, इनके द्वारा जो है ये पहले इंडियन बने थे जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला था। एंड स्टार्ट हुए थे 1923 में। कहाँ पे। 1923, 1950, 1935। मोस्टली बच्चे 1935 पे जा अटक रहे हैं। क्या तुम आरबीआई की स्थापना कर रहे हो 1935 में जाके। हैं, आरबीआई की स्थापना तो नहीं कर रहे 1935 में। तो 1929 जो है वो सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अरे यहाँ पे 23 लिख दिया हुआ है, गलती गलती गलती। 1929। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वल्नरेबल स्पीसीज। वल्नरेबल कहिए या फिर एंडेंजर्ड कहिए। एंडेंजर्ड होती हैं, वल्नरेबल वो स्पीसीज होती हैं जो कि खतरे में चल रही होती हैं। ठीक है, आपको एक एग्जांपल बता दूं। एक हाउस स्पैरो करके होती थी। ठीक है, हाउस स्पैरो बोला जाता था उसे। एक चिड़िया होती थी छोटी सी, अगर आपको याद होगा। छोटे होते आप इस चिड़िया को पक्का देखते होंगे, ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने देखी होगी, स्पेशली जो भी बच्चे रूरल एरिया से हैं। ठीक है, तो अभी आप देखो कि अभी के टाइम पे ये चिड़िया जो है आपको देखने को नहीं मिलती। अभी के टाइम पे ये चिड़िया आपको देखने को नहीं मिलती। तो वही होता है स्पीसीज का एंडेंजर्ड होना, जो खतरे में होती हैं, जिनकी तादाद कम हो रही होती है, जिनके धीरे धीरे खत्म होती जाती हैं। जैसे एक पक्षी था डोडो करके। ठीक है, एक डोडो एक पक्षी था। ठीक है, बहुत बड़ा पक्षी था, जैसे ऑस्ट्रिच होता ना वैसे था, उतना बड़ा नहीं था पर उससे छोटा था। ठीक है, ये भी खत्म हो गया। बहुत सारी स्पीसीज जो है वो खत्म होती जा रही हैं। तो यहां पे पूछा गया कि एंडेंजर्ड इनमें से कौन सी है। एक रेड बुक करके आती है। एक क्वेश्चन बनता है कि रेड बुक जो है वो किससे संबंधित है। ठीक है, तो रेड बुक का ध्यान रखना। जो स्पीसीज जो हैं जो
पूरी तरह खत्म हो गई होती हैं, जो पूरी एंडेंजर्ड में आ रही होती हैं, वो मेंशन की जाती हैं रेड बुक में। याद रखना, ये रेड बुक पे क्वेश्चन बड़ी बार देखा हुआ है बना। बढ़िया। तो बच्चे जा रहे हैं हॉर्नबिल के साथ, ठीक है। तो जो जो बच्चे हॉर्नबिल के साथ गए हैं, एक मिनट, उनको मेरी तरफ से -1.25 प्लस 21 तोप ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये जस्ट एज अ मजाक करता हूँ, ठीक है, एज अ जोक होता है आपके साथ। तो एशियाटिक एलिफेंट जो है, एशियाटिक एलिफेंट बिल्कुल इसमें सही आंसर हो जाएगा। ये वल्नरेबल स्पीसीज में जो है वो आ रहा है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही एक कदम हो जाएगा, एशियाटिक एलिफेंट। इसके सिवा और क्या क्या है, ब्लू शीप, गैंगेटिक डॉल्फिन, ये भी इसमें आती हैं, किसमें, एंडेंजर्ड में या वल्नरेबल स्पीसीज में। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज इन रेड बुक, बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुनेंगे ध्यान से। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिचुएशन जो कि इकोनॉमी में होती है जिसमें कि बहुत कम या फिर ना के बराबर ग्रोथ होती है बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए, उसे क्या कहा जाता है। इसकी आपको ना एक मस्त सी एग्जांपल देता हूं मैं, एग्जांपल के तौर समझाने के लिए, ठीक है। स्पैरो की बात कह रहे हैं, हाँ हाँ, स्पैरो की बात कह रहा हूँ, जो होज स्पैरो कहा जाता है उसे, ठीक है, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। सुनो, एग्जाम्पल सुनो। जैसे कि मान लो मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मेरे को कम से कम 3 से 4 महीने हो गए आपको कंटिन्यू क्लासेस करते हुए। कितने, 3 से 4 महीने हो गए कंटिन्यू क्लासेस करते हुए आपके लिए, ठीक है। और उन 3 से 4 महीनों में मेरी ग्रोथ कितनी हुई है, मान लीजिए मैं पहले यहाँ था, अब मेरे ग्रोथ यहाँ पर है, मतलब बिल्कुल थोड़ी सी ग्रोथ हुई है, ठीक है, बिल्कुल थोड़ी सी, या फिर आप कह सकते हैं कि ना के बराबर की ग्रोथ जो है वो इस पे हुई है चैनल पे। तो उसे बोला जाता है यहाँ पे, क्या बोला जाता है, स्टैग्नेशन। बहुत बढ़िया, ठीक है। एग्जाम्पल देखो आपको कितना तगड़ा दिया मैंने समझा के, मतलब कि मैं जितने भी कर रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें कर रहा हूँ, ऑप्शन आपको पढ़ा रहा हूँ, दूसरा तीसरा सब कर रहा हूँ, ठीक है, और उसमें बिल्कुल जीरो बराबर ग्रोथ हो रही है, तो उसे कहा जाता है स्टैग्नेशन। तो दैट इज द राइट आंसर, जिसमें कि टेम्पररी कंडीशंस में ग्रोथ होती है, ठीक है, टेम्पररी कंडीशंस में ग्रोथ होती है जो कि एक लॉन्ग टर्म तक के लिए कम या फिर ना के बराबर रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन, और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड गिवन टू इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। एक शब्द का ध्यान रखना, यहां पे आर्म्ड फोर्सेस मेंशन है। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड जो कि आर्म्ड फोर्सेस को दिया जाता है। इसके सिवा, गैलेंट्री के सिवा सिविलियन अवार्ड्स भी होते हैं ना, सिविलियन अवार्ड्स भी होते हैं। तो सिविलियन के नाम भी बताओगे आप कि नहीं बताओगे, 4 लिख लेते हैं, चलो। तो सबसे पहले हाईएस्ट सिविलियन भारत रत्न, देन पद्म विभूषण, देन पद्म भूषण, देन पद्मश्री, ठीक है। ये 4 जो हैं ये सिविलियन अवार्ड्स में आते हैं। और बात की जाए अगर हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड की, तो परमवीर चक्र, परमवीर चक्र के साथ ही गए हो सभी, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो परमवीर चक्र जो है बिल्कुल इसमें एकदम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें भी 2 कैटेगरी में बनते हैं, एक तो बनते हैं पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स, ठीक है, और एक बनते हैं वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स। इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस समझ लेना, ठीक है। जो वीर वाले हैं ना, जिनमें वीर लगता है, जिनमें ये वीर शो होता है, ठीक है, परमवीर, महावीर, वीर चक्र, ये वीर वाले जो हैं ये आएंगे वॉर टाइम में। और जिनमें वीर नहीं लगता है, जैसे अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, ठीक है, या फिर शौर्य चक्र, तो ये आएंगे पीस टाइम में। इनको याद करने का छोटा सा आपको मूल मंत्र बता दिया है मैंने। वीर वर्ड जो है इसका ध्यान रखेंगे, जिनके साथ वीर लगेगा, ठीक है, वो जो है, क्या बोल रहे हो, लेट मी, कौन सी न्यूज आ गई मुझे ही बता दिया करो यार, क्या बातें चलती हैं आपकी
ठीक है, तो ये यहां से ध्यान रखना, वीर वाले से वीर वाले, वीर गति, वीर से वीर गति, वीर गति कहां होती है, वॉर में होती है। तो इस तरह से आप वॉर टाइम और पीस टाइम को अलग अलग कर सकते हैं। बरदौली सत्याग्रह की बात की जा रही है यहाँ पे, और पूछा जा रहा है कि बरदौली सत्याग्रह जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल सुनिए कि बरदौली सत्याग्रह था क्या। ठीक है, ये था क्या, ये सुन लीजिए, क्योंकि पता होना चाहिए भाई। ऐसे अगर मैं तुम्हें आंसर करा के आगे चला जाऊंगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये सत्याग्रह था क्या, हुआ क्या था, तो बात नहीं बनेगी ना, कुछ पढ़ाने का मजा नहीं आएगा। सुन लो ध्यान से, ध्यान से सुनो। बरदौली सत्याग्रह जो है ये गुजरात में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, गुजरात में हुआ था। 1928 में स्टार्ट हुआ था, जनवरी का महीना था। ठीक है, और ये किसको लेकर था, ये था लैंड रिवेन्यू को लेकर था। ठीक है, और इसमें मेन रोल जो लीड प्ले किया था वो किया था वल्लभ भाई ने किया था, जिन्हें कि आयरन मैन कहा जाता है इंडिया का, इनके द्वारा किया गया था। अब सुनिएगा इसमें जो मेन चीजें हैं। हुआ क्या था कि ब्रिटिशर्स ने एक नया जर्नल था कोई, उसको इन्होंने सौंपा था कि भाई ऐसी ऐसी बात है, चलो वो कर दो, इनको लैंड का टैक्स वगैरह रिवेन्यू के रिलेटेड बता दो। उसको पता नहीं था ज़्यादा, उसने बोला कि 30% का इंक्रीमेंट कर देते हैं टैक्स में। ठीक है, 30% सीधा सीधा टैक्स बढ़ा देते हैं। भाई वहाँ की जनता जो है वो बौखला गई, दिमाग खराब हो गया कि 30% हम टैक्स कहाँ से देंगे। मान लो कि 100 रुपया तुम कमा रहे हो, उसमें से 30 रुपये तुम गवर्नमेंट को दे दोगे, सीधे सीधे ब्रिटिशर्स रूलर जो थे उनको दे दोगे। तो ये तो बोले कि ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, 30% इंक्रीमेंट किया था, इंक्रीज किया था, सॉरी टोटल नहीं था, ये इंक्रीज किया हुआ था। ठीक है, पहले भी था कुछ कुछ होगा 8-10%, तो उसके ऊपर 30% का और इंक्रीमेंट किया था। उन्होंने पहले बातें वगैरह रखी अपनी, बट नहीं हुई क्लियर। देन सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं, इन्होंने स्टैंड लिया, फिर उनके साथ जो है ये आप कह सकते हैं कि मार्च किया, रिवॉल्ट किया उनके अगेंस्ट, जिसमें कि फिर वो जीते थे, और 30% से कम करके 6 पॉइंट समथिंग जो परसेंट का जो है वो हाइक लगाया था, कि फिर 6% ही टैक्स जो है वो बढ़ाया था। ठीक है, उस टाइम पे मेन प्रॉब्लम क्या थी कि 1914 से 18 तक लेकर वर्ल्ड वार हुआ था। ठीक है, और वर्ल्ड वार में हमारे इंडियंस जो है ब्रिटिशर्स ने अच्छे लेवल पे यूज़ किए थे, बहुत तगड़े तरीके की तबाही हुई थी। ठीक है, उस टाइम पे, और आपको पता एक छोटा सा अगर युद्ध हो जाए ना, उसकी भरपाई करने में कई साल लग जाते हैं। ये तो फिर भी वर्ल्ड वार 1 हुआ था, तो उससे ही अभी चीज़ें सुलझ नहीं पा रही थी। फ्लड से जूझ रहे थे, फेमाइन से जूझ रहे थे, और उसके बाद ऐसा हो गया, तो इस वजह से जो है ये चीज़ हुई थी। तो ऑप्शन इसमें कौन सा हम देंगे, विड्रॉल ऑफ एनहांस्ड लैंड रिवेन्यू। ठीक है, जो लैंड रिवेन्यू बढ़ाया गया था, एनहांस किया गया था, उसका विड्रॉल, उसको वापस लेने के रिलेटेड ये था। क्लियर, ये चीज़ क्लियर हो गई। बरदौली सत्याग्रह है, याद रखना मेरे भाई, भूलना मत। अब क्लियर, बरदौली, हाँ ये सरदार की उपाधि भी बहुत गजब यार, संजीव शर्मा बहुत बढ़िया। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, इनको सरदार की जो उपाधि मिली थी ये वहीं से मिली थी, उसी सत्याग्रह से मिली थी। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट, ऑन विच रिवर द गांधी सागर डैम लोकेटेड। गांधी सागर डैम जो है, बांध जो है, वो किस नदी पर स्थित है। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। माही रिवर, चंबल रिवर, साबरमती या फिर नर्मदा। कौन सी नदी पर गांधी सागर बांध जो है वो सिचुएटेड है। आंसर आएगा कि नहीं। साबरमती, नर्मदा, दो बच्चे, साबरमती और नर्मदा। बढ़िया बढ़िया आंसर तो दो यार, क्या हो गया, आंसर देना चाहिए, उसमें क्या है। ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया। शाबाश। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, इन्हीं दोनों में बच्चे कंफ्यूज हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। दो नाम, एक तो संजना एंड एक है और बच्चा है, गायब हो गया भाई बच्चा वो। ठीक है, इन दो बच्चों का आंसर सही है बस, बाकी सभी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। ठीक है, चंबल इज द राइट आंसर। चंबल रिवर जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साबरमती, नर्मदा बिल्कुल नहीं होगा। तुम ऐसे बोलोगे साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, वो वाला महात्मा गांधी के रिलेटेड याद आ गया हो आपको, तो आप साबरमती में चले गए हैं।
ऐसे तो नहीं गाने याद आ रहे तुम्हें। तो चंबल जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। दिस डैम इज लोकेटेड ऑन मंदसौर, नीमुच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में ये स्थित है। साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल। चलो अगला क्वेश्चन है बेसिक साइंस से है कि अगर मान लीजिए कि अगर आप लंबे समय तक जो है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो हैं वो कंज्यूम नहीं करते हैं तो आपको कौन सी बीमारी जो है वो हो सकती है। प्रोटीन, कार्बो, कार्बो होते हैं चावल्स में, फैट होते हैं, फैट तो हर चीज़ में होते हैं, प्रोटीन, प्रोटीन भी बड़ी चीज़ों में होते हैं, ठीक है। अगर आप लंबे समय तक जो है वो इन चीज़ों को कंज्यूम नहीं कर पाते हैं या नहीं ले रहे हैं तो उससे कौन सी बीमारी जो है वो आपको हो सकती है, ठीक है। आपको क्यों होगी, किसी को नहीं होनी चाहिए, मतलब एक ह्यूमन बीइंग को कौन सी बीमारी जो है वो हो सकती है उससे। चलो जी अब लगेंगे तुक्के। मुझे पक्का श्योर है कि कोई एक आधा बच्चा होगा जिसको पता होगा, नहीं तो ऑलमोस्ट तुक्का बजेगा इस पे, ऑलमोस्ट कह रहा हूं मैं। तो मैरथमस जो है ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। रुको यार, मैं तुम्हारा मोराल जो है कॉन्फिडेंस लो नहीं करना चाहता कि तुम्हें ऐसे लगे कि यार आंसर गलत हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। मैं पहले ही आंसर बता देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मैरथमस जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ये बीमारी का नाम है जो कि अगर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की पूर्ति ना हो पाए, ठीक है, पूरा ना मिल पाए तो उस वजह से ये बीमारी हो जाती है। क्लियर। चलो मैं तुम्हारा भाई हूं यार, टेंशन ना लो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नीचे नहीं होने दूंगा, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट। एक तो होता है इंपॉर्टेंट, एक होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताएंगे इस क्वेश्चन में मेरे भाई कि डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी जो है ये एक स्टेट मशीनरी है, ये स्टेट के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ठीक है। डीपीएसपी याद रखना हमेशा किसके लिए काम करेंगे, स्टेट के वेलफेयर के लिए ये काम करते हैं। पूछा गया है कि ये कहां से बोरो किए गए हैं, किस कंट्री से बोरो किए गए हैं। इसका आंसर सभी बच्चे एकदम मक्खन की तरह देंगे, है ना, शाबाश, बढ़िया बढ़िया। अभी बाकी वाले भी पूछूंगा। याद रखो अभी ये बाकी जो ऑप्शंस लिखे ना इनका भी नंबर आएगा अभी। अच्छा अब सुनो, अब मेरी बात सुन लो ध्यान से, कमेंट 2 मिनट के लिए बंद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिखवा रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लेना। अगर हम आयरलैंड की ही बात करेंगे, एक तो डीपीएसपी हो गया, ठीक है। डीपीएसपी के सिवा और भी जो है वो चीज़ें जो है आयरलैंड से अडॉप्ट की गई हैं। एक है नॉमिनेशन, ठीक है, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर, ठीक है। राज्यसभा का मेंबर का नॉमिनेशन जो किया जाता है वो भी इसमें आता है, ठीक है। और आयरलैंड से किया है हमने मेथड ऑफ इलेक्शन। 2 मिनट मेरे बच्चे सभी दोस्त कमेंट बंद रखेंगे, 2 मिनट सुन लेंगे ध्यान से, ठीक है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की इलेक्शन का मेथड जो है वो भी आयरलैंड से लिया गया है। इसके सिवा अगर हम बात करें और कौन सी कंट्री है जिसमें इंपॉर्टेंट है, जापान दिया गया है। जापान से कौन सा है, जापान से है प्रोसीजर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ, ये लिया गया है जापान से। देन फंडामेंटल राइट्स वगैरह मालूम है आपको, वो अमेरिका से लिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, वो भी अमेरिका से है। जुडिशियल रिव्यू भी वहीं से है। देन 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 और क्या हो जाएगा, जर्मनी, जर्मनी का क्या था कि फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन करना, ठीक है, सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ड्यूरिंग इमरजेंसी। ऐसा होता है ना कि जब इमरजेंसी लगती है तो तब जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है उस टाइम पे इमरजेंसी के दौरान, ठीक है। तो वो जो चीज़ है वो कहाँ से ली गई है, वो जर्मनी से ली गई है। तो इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी है, करवाया हुआ क्वेश्चन है, बता दीजिए जल्दी से एक बार, खुश कर दीजिए मुझे कि हाँ पढ़ा हुआ है इन्होंने ध्यान से। नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी है याद किसी को?
आंसर दे दिया करो यार, मेरे को भी थोड़ा ऐसे लगे कि नहीं यार जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पढ़ रहे हैं, इनको आ रहे हैं आंसर। बढ़िया, 3 बार लगी हुई है नेशनल इमरजेंसी। शाबाश 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 शाबाश। ठीक है, तो बाकी और भी बहुत है, बट मैं कोशिश करूंगा मैं ग्रुप पे जो है उसका एक फोटो वगैरह डाल दूंगा, एक पीडीएफ बना के। तो वहां से जो है आप सारे के सारे पढ़ लेना, क्योंकि अभी एक में तो इतने नहीं आ पाएंगे ना। चलिए ठीक। एक बच्चे ने, किसी ने लिखा था आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51, उसको मेरी तरफ से सल्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिवाइस, उस डिवाइस का नाम बताइए जो डिस्टेंस मेजर करता है। ठीक है, जितना भी हम मान लो हम अपनी बाइक चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तुम जा रहे हो बाइक लेके भाई श्रीनगर, कि चलो सर्दियां शुरू होंगी, बर्फ़ देखेंगे श्रीनगर जाके, वहाँ एंजॉय करेंगे। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि हमने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया है, हमारी गाड़ी कितना चली है। वह उसमें कौन सा यंत्र होगा आपकी गाड़ी में जिसके द्वारा आपको पता चलेगा कि हाँ मेरे घर से अनंतनाग से श्रीनगर का डिस्टेंस इतना हमारी गाड़ी ने ट्रैवल कर लिया है। तो वो क्या होगा, वो होगा ओडोमीटर। ठीक है, क्या बोलेंगे उसे, ओडोमीटर। ठीक है, अगर तुम बने हो ऋतिक रोशन गाड़ी चलाते चलाते और तुम भगा रहे हो 120 पे गाड़ी को, और तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि 120 पे घूमी थी गाड़ी हमारी, वो कौन बताएगा, स्पीडोमीटर बताएगा। ठीक है चलिए अगला देखते हैं। जागोई एंड चोलम आर द टू मेन डिवीजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म। जागोई और चोलम जो है ये दो मेन डिवीजन्स हैं, कौन से क्लासिकल डांस फॉर्म में ये लाई जाती हैं। अब देखो क्लासिक, अरे ये तो सारे के सारे क्लासिकल डांस है। मेरे को लगा ऐसा होगा कि कुछ बीच में फॉक डांस होंगे, हम उसको सीधा एलिमिनेट करेंगे, बट नहीं। कथक भी क्लासिकल डांस है, ओडिसी भी है, मणिपुरी भी है और सत्रिया भी है। कथक कहाँ का क्लासिकल डांस है भाई, बताएगा कोई बच्चा। ओडिसी कहाँ का है और मणिपुरी कहाँ का है और सत्रिया कहाँ के है। इन क्लासिकल डांसेस का मालूम है कहाँ कहाँ के हैं ये। सभी बच्चे एक बार मिलके क्लास को लाइक कर देंगे अगर क्लास अच्छा लग रहा हो मेरे भाई। मुझे लग रहा है कि जो मेरी वो स्टैग्नेंट ग्रोथ चल रही है ना, वो इसी वजह से चलती है। तुम बच्चे लाइक वगैरह नहीं करते हो क्लास को, इसी वजह से फ्लैट ग्रोथ चल रही है। थोड़ा सा फीस समझ के पे कर दिया करो, लाइक कर दिया करो क्लास को, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो इसमें मैं जाऊंगा भाई मणिपुरी के साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो मणिपुरी इज द राइट आंसर। ठीक है, मणिपुरी जो है बिल्कुल एकदम सही आंसर जो है वो हो जाएगा। जागोई और चोलम जो हैं ये दोनों वही के डांस फॉर्म हैं, सॉरी मणिपुरी के अंदर ही ये डिविजन्स जो हैं ये दोनों के दोनों आते हैं। क्लियर मेरे भाई। चलिए, तो ये था आज का क्लास। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे लगे होंगे, और इसी के साथ साथ उम्मीद करूँगा कि आप सभी मेरी बात मान के एक बार क्लास को जो है वो लाइक भी कर देंगे। एंड देन बढ़िया, सभी बच्चे एक बार कर दीजिए। अगर कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरी है, डाउट है कोई, तो बता दीजिएगा, हम अभी देख लेते हैं उसे। बाकी जो क्लासेस हैं वो भी ऑन टाइम आपको मिल जाएंगी। ठीक है, कल फिर से हम मिलेंगे आपको इसी टाइम पे। एक बार डिस्क्रिप्शन जो है वो चेक कर लेना अच्छे से मेरे भाई सभी बच्चे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे आपको जो कुछ लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं ग्रुप्स के, उनको जरूर से ज्वाइन कर लेना। क्लियर, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएंगी, ये सब चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगी। अभी तो आए थे सर। तुम लेट आ रहे हो यार। मैं वैसे भी 5-10 मिनट में क्लास लेट ही स्टार्ट करता हूँ, तुम 1 घंटा लेट आते हो, ऐसे थोड़ी बात बनेगी। थोड़ा जल्दी आया करो, थोड़ा टाइम कर लो मैनेज अभी, है ना, क्योंकि थोड़े दिन है तो देख लो। आज नोबेल प्राइज किसको मिला पता नहीं भाई, किसको मिला आज। मैं अभी उठाऊं जस्ट, मेरे उठने से पहले किसी को मिल गया होगा तो वो नहीं पता मेरे को। गरीचा सारे ठीक, एकदम ठीक से। चलिए, तो ठीक है मेरे भाई, इजाज़त दीजिए, फिर चलते हैं अभी। बाकी एक वैल्यूएबल अपना कमेंट जो है सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में करके बता देना कि क्लास जो है आपको ओवरऑल कैसी लगती है। ठीक है,
बाकी बातें शातें होती रहेंगी, फिर किसी दिन ट्राई करेंगे, हम लाइव जुड़ेंगे, लाइव बातचीत कर लेंगे, है ना। और डिस्क्रिप्शन जरूर से सभी मेरे भाई एक बार चेक कर लेना। तब तक ध्यान रखो अपना, अपने परिवार का, और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी सेहत का ध्यान भी रखो, बदलते मौसम के साथ बीमार मत पड़ जाना, ठीक है। तो तब तक के लिए मेरे भाई टेक केयर एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।